दोस्तों नमस्कार। अगस्त 2014 पहली बार केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस देश में विज्ञापनों में किसी भी मंत्री की तस्वीर चस्पा नहीं होगी और राज्यों को भी यह निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री भी अपनी तस्वीरों को विज्ञापनों में चस्पा नहीं करें। जो भी सरकारी विज्ञापन होगा केंद्र सरकार का, उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर लगेगी और वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की होगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी, तो यह फैसला उसके 2 महीने के बाद का ही था। और बरस भर बाद जब पहली बार इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट अंबानी ग्रुप ने अपना मोबाइल जियो लॉन्च किया, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसी दूसरे की तस्वीर नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। और उस तस्वीर के जरिए इस देश में बहस चल गई, क्या प्रधानमंत्री किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं या अपनी मर्जी से वह प्रधानमंत्री को भी ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है। इन सवालों के अक्स तले 2014 से लेकर इस देश में किसी भी विज्ञापन के जरिए, किसी भी योजना के ऐलान के जरिए या इस देश में किसी भी मंत्रालय के किसी भी बड़े निर्णय के आश्रय एक ही शख्स हमेशा सामने आया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए 2014 से 2019 तक का सफर राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से घुमड़ता चला गया कि जिस प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से ऐन पहले चुनाव प्रचार में जनता से 60 महीने मांगे थे, 60 महीने बीतते बीतते 2019 के वक्त उन्होंने 60 और महीनों की मांग ये कहकर कर दी कि अभी बहुत काम करना है। और 5 साल के बाद इस देश की जनता ने 5 बरस और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाले। इस दौर में बड़े निर्णय हुए। इन निर्णयों के आश्रय एक ही बात निकलकर हर किसी के सामने आई कि बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आरएसएस की सामाजिक सरोकार की जो भी परिस्थितियां रही हो, उसमें मोदी गवर्नेंस की नीतियां ही सब कुछ मायने रखती है। इस देश के भीतर में जो भी कार्यक्रम किसी भी रूप में बन रहा हो, वो कार्यक्रम या तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हो या स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा हो या फिर पूंजीवाद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझ इस दौर में मोदी सरकार ने जो विकसित की, उसके साए तले आरएसएस स्वदेशी का नारा लगाते लगाते गायब ही क्यों ना हो गया। लेकिन एक ही व्यक्ति रहे, वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, चाहे इस देश के भीतर में तमाम एम्स का फीता काटना हो, चाहे इस देश में रेलगाड़ी चलानी हो वंदे भारत के नाम पर, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे जो भी संस्थान इस दौर में आपको नजर आए, वो सब कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द। और धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते 2024 अब सामने आकर खड़ा हो गया है और 2024 का पूरा चुनाव ही प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द है। इसको बीजेपी में भी हर कोई जानता है और बीजेपी का कोई भी कद्दावर नेता इस दौर में मुख्यधारा की राजनीति को साधने के लिए बचा ही नहीं। यानी एक ही शख्स, एक ही चेहरा, उसी के इर्द गिर्द 2024 के चुनाव का ताना बाना। और यही वो परिस्थिति है जिसने विपक्ष को भी अगर एकजुट किया तो उसके जहन में नरेंद्र मोदी ही थे। और उस चेहरे ने दरअसल पहले चरण के चुनाव के ठीक बाद जो यू टर्न लिया, यानी 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, यह एक नारे की शक्ल में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। और जब आखिरी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी या तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बैठे थे उसके एनेक्सी में, तो उसमें जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने खुद ही नारा दिया था 400 पार का नारा। और परिस्थिति देखिए, पहला चरण बीतते बीतते 400 पार का नारा काफूर हो गया। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अब यह सोच गायब हो गई। एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ गए कि दरअसल उनकी जो उड़ान है, उस उड़ान के नीचे कोई जमीन नहीं है
और पहले चरण के चुनाव ने जब यह संकेत दे दिए कि राजनीतिक तौर पर स्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं, तब बीजेपी के भीतर भी यह सवाल उठने लगा कि अगर जनता ही साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर नारों की शक्ल में आप कितनी बड़ी भी उड़ान भर लीजिए तो उसके सामने चुनाव परिणाम बिल्कुल प्रतिकूल होंगे। और उसके बाद से घटनाक्रम जिस तेजी से बीते 24-48 घंटों में इस देश का बदला है, उसमें नारे तो गायब हो ही गए। पहली बार प्रधानमंत्री जनता को यह कहकर डराने लग गए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या क्या होगा। यानी जो कांग्रेस 2024 में भी इतनी कमजोर है कि पार्लियामेंट के भीतर उनके पास 10% सांसद भी नहीं है कुल सांसदों की तुलना में, जिससे विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस को मान्यता मिल सके। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने हर संस्थान की नियुक्ति को लेकर जो बिसात बिछाई, इस देश में राज्यों के भीतर मुख्यमंत्रियों को चुनने को लेकर जो बिसात बिछाई, बीजेपी के किसी भी मंत्री की पहचान बतौर कैबिनेट मिनिस्टर चेहरे के तौर पर होने नहीं दी। वही प्रधानमंत्री, वही चेहरा, वही नाम अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने यह कहने लग जाए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर वह भूल जाएं कि वह कोई भी संपत्ति अपने पास रख पाएंगे। यानी कांग्रेस को लेकर एक ऐसा डर उन्होंने बताया और फैलाया जिसकी शिकायत चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस ने की भी। लेकिन सवाल यह है कि जो पूरी की पूरी भीड़ मोदी के पीछे खड़ी थी वह बीजेपी के भीतर बाहर ही क्यों ना हो, उसके भीतर भी यह बेचैनी आ गई। यह कौन सी स्थिति है जहां पर 400 पार का नारा लगाते लगाते खुद प्रधानमंत्री यह कहने लग जाएं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा। हमें लगता है पहले आज इसको डिकोड किया जाए कि प्रधानमंत्री को इस नारे को लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो एक झटके में इस देश के भीतर में जो भी संपत्ति किसी के पास भी है वह सब कुछ सरकार अपने हाथ में ले लेगी और लेने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और किस तरीके से किसी ने अपनी जिंदगी में कोई भी पैसा बचाया है वह कुछ भी नहीं बचेगा। और यह सब कुछ मैनिफेस्टो में दर्ज है। इस बात का ऐलान खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में करना शुरू कर दिया। जिस अंदाज में कहा, जिस तरीके से कहा, उसका सवाल यह नहीं है कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, सवाल यह है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके हैं कि उनकी गद्दी जा रही है, उनकी कुर्सी डामाडोल है, इसीलिए अपने भीतर का डर जनता के साथ साझा करते करते वह कांग्रेस का डर जनता को दिखाने लग गए। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो मैनिफेस्टो का जिक्र कर दिया और सामान्य स्थिति इस देश की यह तो जरूर है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ता नहीं है, उसके सिर्फ पॉइंटर्स जिसका जिक्र तमाम नेता अलग अलग रैलियों में करते हैं उसे सुन लेता है। और इस देश के भीतर मैनिफेस्टो को लेकर एक धारणा तो शुरू से रही है कि मैनिफेस्टो सत्ता में आने का एक रास्ता भर होता है, उसका एक औजार भर होता है। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के चुनाव के वक्त
इस बात का ऐलान किया है कि दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह जिक्र है, तो हमें लगता है यह जानना चाहिए कि दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो गिनती करो यानी हिस्सेदारी न्याय का जो जिक्र किया है, उसमें सामाजिक और आर्थिक समानता का जिक्र किया है। हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होनी चाहिए, उनकी तादाद समाज के जो भीतर है उनकी उसी तादाद में उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इसकी अपनी व्याख्या प्रधानमंत्री ने अपने मौजूदा राजनीतिक मनोस्थिति को समझते हुए किया। तो क्या वाकई ऐसी परिभाषा गढ़ के उन्होंने जनता के भीतर डर पैदा कर दिया, या एक दूसरी स्थिति है कि इस देश के भीतर पहली बार जब वोटों का ध्रुवीकरण राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए हो ही नहीं रहा है और इस देश के भीतर में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाति आधार पे अपने नुमाइंदे को चुनने की परिस्थिति इस देश में लगातार नजर आने लगी है, और खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन जगहों पर जो परिस्थिति है उसने बतला दिया है कि राजनीतिक तौर पर जो ऑरा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का था, जिस छवि को लेकर 2019 को उन्होंने गढ़ा, 2024 की स्थितियां बिल्कुल उससे हटकर है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी और उम्मीदवार दर उम्मीदवार जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके सामने कोई छवि नहीं रहेगी, और यही डर क्या प्रधानमंत्री मोदी को है। और वो जान चुके हैं कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में जो पहला चरण था उसमें उनके अपने कमिटेड वोटर नहीं निकल कर आए, तो क्यों नहीं जनता के भीतर अब यह मैसेज देने की जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो क्या क्या हो सकता है। राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं यह मैनिफेस्टो की अपनी व्याख्या है, लेकिन बात इसके आगे की है, क्योंकि प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते हैं, वह जानते हैं कि इस देश के भीतर, समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के घरों में रखे हुए सोने की स्थिति, और सोना और मंगलसूत्र को भी अगर उसमें पिरो दिया जाए तो यह भावनात्मक तौर पर लोगों के भीतर डर व्याप्त हो जाएगा। अब सवाल है कि मैनिफेस्टो में यह वाकई लिखा हुआ है या नहीं है, या कुछ भी नहीं है और इन्होंने अपने तौर पर चीजों को सामने रख दिया। यह तो कोई भी समझ जाएगा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल है यह इन्होंने सामने क्यों रख दिया। दरअसल मैनिफेस्टो के भीतर जो महिलाओं को लेकर जिक्र है उसमें महालक्ष्मी का जिक्र है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी एक महीने में 8,500 रुपए, और इस दौर में तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं। और फिर 50% आरक्षण जो भी केंद्र सरकार की नौकरी होगी, जिसका ऐलान तो खुद किया गया कि लगभग 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको आते ही भरेंगे, तो एक लिहाज से 15 लाख नौकरी सीधे महिलाओं के हक में चली गई। उसके साथ ही जो आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनकी जो सैलरी है उसको दुगना करने की स्थिति में सरकार खुद ब खुद आ जाएगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया। ये तमाम चीजें जो रखी गई वो आर्थिक तौर पर महिलाओं को संबल देती है, लेकिन महिलाओं के भीतर पारंपरिक तौर पर इस देश के भीतर की जो सोच है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या अंदेशा देना चाहते हैं और उन्होंने ये क्यों कहा, पहले सुनिए इसे। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। दरअसल प्रधानमंत्री जब सोने का जिक्र कर रहे थे कि महिलाएं अपने घर में किस तरीके से सोने को रखती है, तो पता नहीं क्यों नोटबंदी याद आ गई।
और गांव खेड़े में महिलाएं अक्सर कुछ नोट जो पति के जरिए मिल जाए या जहां से मिल जाए बचा कर रखती है, जिससे आने वाले वक्त में वो घर को चला सके। अगर उस दौर को याद कीजिएगा जब नोटबंदी लगी थी, तो जो स्थिति इस देश के भीतर में उन महिलाओं की हो गई थी जिनकी तादाद बड़ी है। एक लिहाज से भारत के समाज के भीतर जो महिलाएं घर में पैसा बचा कर रखती हैं, उनके पैसे को एक झटके में जब गैर कानूनी नोट की शक्ल में करार दे दिया गया और कहा गया कि अब 1000 रुपए और 500 रुपए गैर कानूनी जो हो गए और उसको बदलवाने की परिस्थिति में आए, तो एक झटके में समाज को बड़ा झटका लगा था। दूसरी परिस्थिति आधुनिक तौर पर इस देश में जब सरकार गोल्ड बॉन्ड लेकर आई, तब भी सरकार ने जिन बातों का जिक्र किया कि आप घर में सोना रख के क्या करेंगे, उस सोने को आप गोल्ड बॉन्ड में तब्दील कर दीजिए और सोने की कीमत बाजार में जितनी होगी वह कीमत आपको मिल जाएगी। यानी सोने के जरिए पैसे का आकलन सरकार ने ही किया। लेकिन अब ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ने का प्रयास वही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं जो इससे पहले अपनी आर्थिक नीतियों के आश्रय जो देश के भीतर जो मंच सजा रहे थे वो बिल्कुल हटकर था। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? तो भावनात्मक तौर पर अगर बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ ना जुड़ेगा तो फिर कोई भी नारा आप लगा लीजिए वह बिल्कुल कुंद पड़ जाएगा। और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तमाम नारे लगाए जा रहे थे उसका हाल यही हो गया। इसीलिए विकास को लेकर 2047 का शगुफा इस देश के सामने आया। इसी दौर में तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र लगातार हुआ, लेकिन बेरोजगारी है, महंगाई है, इन बातों का जिक्र एक झटके में गायब कर दिया गया। तो इन महिलाओं को भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए इस दौर में प्रयास, तो एक मैसेज इससे और निकलता है। हर तबके को आप इतना डरा दीजिए कि उसे लगे कि अगर सत्ता बदल जाएगी तो फिर उनके लिए आफत आ जाएगी। और यह सवाल सिर्फ संपत्ति रखने वाले, 2-3 घरों वाले, गाड़ी वाले होते हुए महिलाएं और सोना और मंगलसूत्र तक ही नहीं आई। यह बात शहरी मिजाज में जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या जो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराते हैं, अब बारी उनकी आ गई। तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री मोदी बढ़ गए और उनको भी बताने लगे कि उनकी एफडी तक जो बैंक में जमा है वह भी खतरे में है। यह भी कहने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन क्यों कहा गया और कैसे कहा गया, इसे भी सुनिए। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी, व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। यानी ध्यान दीजिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस समुदाय विशेष को लेकर, वर्ग विशेष को लेकर, या फिर उस समुदाय के भीतर महिलाएं हो, श्रमिक हो, युवा हो, सबको लेकर जिन बातों का जिक्र किया गया है, उन्हीं परिस्थितियों को नए तरीके से परिभाषित करके अब प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। हकीकत में क्या है इस मैनिफेस्टो के भीतर? उसमें दरअसल युवा न्याय के जरिए इस बात का जिक्र किया गया है कि इस देश के भीतर में जो भी डिप्लोमाधारी है, जो भी ग्रेजुएट है, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। यानी उसको नौकरी मिल जाएगी, अप्रेंटिसशिप उसको तुरंत मिल जाएगी और 1 साल में 1 लाख रुपए के वो अधिकार होगा, यानी उसका हक होगा। यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में है कि आपको कानूनी अधिकार
अप्रेंटिसशिप का मिल जाए जहां 1 लाख रुपया मिल जाए, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया मिल जाए, किसानों को एमएसपी मिल जाए, मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए मिल जाए, जो अभी 200 रुपया न्यूनतम है वो 400 रुपए में तब्दील हो जाए। इन परिस्थितियों में मिडिल क्लास के भीतर का जो डर होता है वह सरकारी नौकरियां ना पाने तो सभी पोस्ट को भरने का जिक्र किया गया, पेपर लीक से मुक्ति का सवाल भी था, युवा रोशनी का जिक्र किया गया जो कि स्टार्टअप फंड 5,000 करोड़ रुपए का सरकार बनाएगी, इन बातों का जिक्र किया। यानी इस देश के भीतर में जो समुदाय मैनिफेस्टो के जरिए खुद को यह मान चुका कि दरअसल इससे ये सुविधा जीवन में आ जाएगी, वो दरअसल डर में कैसे तब्दील हो जाए, क्योंकि चुनाव का मौका है और चुनाव के वक्त की उम्र बड़ी कम होती है। उम्र इसलिए जैसे पहला चरण 19 अप्रैल को वोटिंग हुई तो दूसरे चरण की वोटिंग जो है वह वोटिंग 26 तारीख को होगी और फिर उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन के बाद फिर अगली वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो हर की उम्र जरा जरा है। इसीलिए सवाल है कि प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को आज उठा रहे हैं पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद की कौन सी परिस्थिति होगी, वह किस दिशा में बढ़ जाएंगे, यह कोई कह नहीं सकता है। क्योंकि कल जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे मुस्लिमों को लेकर कि किस तरीके से इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक का पैसा वहां पहुंच जाएगा, और आज जब वो अलीगढ़ के भीतर थे तो वो बता रहे थे उन्होंने किस तरीके से हज में जाने वाले लोगों को राहत रियायत देने की स्थिति में बाकायदा सऊदी के शासकों से बातचीत की। अब सवाल यह है कि जहां पर जैसा वोटर हो वैसी ही शक्ल में आपको अपनी परिभाषा को गढ़ना है। लेकिन सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक नहीं है। इस दौर में वह देश के भी प्रधानमंत्री हैं और इस दौर में चाहे अनचाहे कोई भी बड़ा निर्णय लेना पड़े तो प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। और जाहिर है इन सबके बीच चुनाव आयोग की भूमिका भी आपके जहन में आएगी। लेकिन हमें लगता है पहली बार चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, जो चुनाव प्रचार के वक्त जो कुछ धर्म के नाम पर नहीं कहना है, कल उसकी खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ गई और हर कोई सुन रहा था, देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो गया। यहां तक कि जो बीजेपी के जो कट्टर समर्थक भी रहे उनके भीतर भी ये सवाल था ये हो क्या गया एक झटके में। सुना जाए। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कोई भी सवाल करेगा क्या वाकई सिर्फ यह चुनावी भाषण है? क्या इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह कहा जाए कि एक प्रचार करने वाले नेता ने अपने दिल की बात को सामने रख दिया? लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि एक ही चेहरा, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति, उसी के इर्द गिर्द समूचा चुनाव और बीजेपी और आरएसएस की भूमिका भी इस दौर में नगण्य सी है। बिना इस चेहरे के वह एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। गारंटी उन्हें मिली हुई है, हर हाल में चुनाव जीतेंगे। 400 पार का नारा इसीलिए उछाला गया। और अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर चुनाव प्रचार में जाने से पहले जब संसद चल रही थी और आखिरी दौर में जब संसद आ गई और संसद खत्म हुई, उसके बाद जो सांसदों के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी बैठे तो उन्होंने किन बातों का जिक्र किया था? एक तो 400 पार का नारा था ही, और दूसरी बात यह थी कि गांव गांव में, शहर शहर में, जिले दर जिले जाइए। और उन्होंने सांसदों से कहा आप जाइए और बताइए कि 23 बरस से जो सत्ता में है उसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। और वह गुजरात मॉडल हो चाहे इस देश का मॉडल हो, दोनों जगहों पर 23 बरस से लगातार उन्होंने सिर्फ काम ही किया है, एक दिन छुट्टी नहीं ली। यानी अपने चेहरे, अपनी बातों के इर्द गिर्द
तमाम देश की परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए खुद को ही सब कुछ बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और आरएसएस को एक ही संदेश दिया, हम हैं तो ही आप हैं। यानी हमारे ही चेहरे, हमारे ही नाम और हमारे ही विशेष को लेकर आपको इस चुनाव के रण में कूद जाना है। और सिर्फ पहले चरण के चुनाव के बाद अगर प्रधानमंत्री उस पटरी से उतर गए जिसका जिक्र वो कर रहे थे और तमाम नारे वाकई हाशिए पर चले गए और शब्द ये निकलने लगे, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या हो जाएगा इस देश के भीतर, आप उससे डर जाइए। तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा कि बीते 60 सालों का जिक्र जब आप कांग्रेस को लेकर करते रहे तो उस दौर में क्या डर की परिस्थिति इस देश के भीतर रही थी? और आप ही कहते थे कि आपने 10 बरस में उनके गड्ढों को भर दिया है। तो क्या फिर ये गड्ढे ही इस देश की राजनीति का हिस्सा है या उनको बताते हुए ही आगे राजनीति की जा सकती है? जी नहीं। 5 सवाल। पहला सवाल, पहले चरण के चुनाव के बाद वह चेहरा धराशायी क्यों हो चला है जिस चेहरे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? दूसरी परिस्थिति, बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है कि वह इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे किसी दूसरे का नाम सामने ला सके। तीसरी परिस्थिति, सामाजिक तौर पर बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े हुए उनके कट्टर समर्थक जो तकरीबन देश में 20-22% माने जाते हैं, बाकी तो वोट फ्लोट करते हैं कि किस नेता को चुनना है, वह 20-22% के जहन में भी इस दौर में क्या मौजूदा मोदी सरकार को लेकर सवाल है, इसीलिए पहली बार वह वोट देने भी नहीं निकला। चौथा सवाल, अगर पहले चरण में यह अपने एनालिसिस में मोदी सरकार मानकर चल रही है कि उसके अपने वोटर नहीं निकले, जहां जहां वो जीती थी वहां वहां 2 से लेकर 10% तक के वोट में कमी आई, तो यह स्थिति उसके लिए खतरे की घंटी है। और पांचवा सवाल, इस दौर में पहले चरण के बाद अगर यह स्थिति है तो क्या वाकई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे होते होते इस देश के सामने कुछ नया नजारा तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि ताकत तो इस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री के हाथों में है और वह और उनकी पूरी पहल इस बात को बार बार दिखाती रही है कि वह गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी सत्ता उनको चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत दिल्ली आकर कह गए थे कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन मेरी कुर्सी मुझे ही नहीं छोड़ती है, तो मैं क्या करूं, और गहलोत की कुर्सी चुनाव में चली गई। संकेत नहीं है, यह अंदेशा है। जब आप सत्ता से प्रेम करने लगते हैं और सत्ता के लिए जीते हैं, तब ऐसे में सवाल वही होता है जो गहलोत को लेकर हुआ। तो क्या यह खतरे की घंटी है? जी नहीं, यह इस देश का लोकतंत्र है, जनतंत्र की यही ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।